नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग अपनी इस क्लास में पॉलिटी को कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था, यानी जो इसकी पिछली क्लास थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा था प्रस्तावना। आज हम लोग पढ़ेंगे भाग एक। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों को अब ऐसे करके पढ़ते चलना, भाग 1, 2, 3 ऐसे करके पढ़ते चलना है कि भाग संविधान के भाग 1 में जो है संघ, राज्य, क्षेत्रों की परिभाषा दी गई है या उनकी विशेषता बताई गई है। देखिए भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक का उल्लेख किया गया है और इसमें भारतीय संघ की परिभाषा या उनकी विशेषता, नए राज्यों का यानी राज्यों का गठन, नाम और सीमा परिवर्तन के संबंधित जो है प्रावधान बताए गए हैं। देखिए ये इम्पॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट अभी आने वाले कुछ एग्जामों के लिए तो और हो जाता है, क्योंकि 2019 में आप देखिए तो भारतीय जो राज्य हैं इनमें परिवर्तन हुआ। अब देखिए पहले 29 राज्य थे, 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, अब इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। वर्तमान में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं कश्मीर के विभाजन के कारण जो है। देखिए वर्तमान में भारत में 2 प्रकार के राज्य, एक है राज्य क्षेत्र यानी जिसको पूर्ण राज्य का भी हम लोग कहते हैं, और एक है संघ क्षेत्र यानी या संघ शासित प्रदेश। यहां पे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 1। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। कि इसमें हम लोग देखिए अनुच्छेद आप कोई भी डायरेक्ट उठा लेंगे, सीधा सीधा दिया होता है, लेकिन इनको हम लोग को ऐसे पढ़े चलना है कि जहां से क्वेश्चन आता है अप्लाइड टाइप। देखिए पॉलिटी सबसे अच्छी बात इसमें यही है कि ये अगर इसको अप्लाइड रूप से लागू करना सीख गए कि कैसे या कहां से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि पॉलिटी में सीधा क्वेश्चन नहीं बनता, अब थोड़ा घुमा के बनता है। तो पहले हम लोग अगर इसको अप्लाई करना सीख गए तो फिर समझ लीजिए पॉलिटी सबसे इजी सब्जेक्ट है। कि यहाँ पहला क्वेश्चन ये बनता है कि भारतीय संविधान में भारत के कितने नामों का उल्लेख किया गया है। तो इसका उत्तर होता है 2, एक है आपका भारत और दूसरा है क्या, इंडिया। 2 नामों का उल्लेख किया गया है। फिर पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से भारत के कौन से नाम का उल्लेख किया गया है या कौन से नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। तो 2 नाम है, एक है भारत और दूसरा है इंडिया। 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन होता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत या इंडिया का उल्लेख है या उसके नामों का उल्लेख है। तो वो क्या, अनुच्छेद 1। ठीक। फिर बता देखिए एक शब्द है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अब देखिए यहाँ पे जो संघ है, पहला नंबर तो ये है कि भारतीय संघ राज्यों के मध्य किसी समझौते के परिणाम नहीं है, यानी जो भारतीय संघ का निर्माण हुआ है ये राज्यों के मध्य किसी समझौते के द्वारा नहीं हुआ है। ठीक। दूसरा, जो भारतीय संघ है इसके बारे में कोटेशन आता, पूछा था कि भारतीय संघ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन असत्य है। तो एक कोटेशन आता है भारतीय संघ के बारे में कि विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। ये किसके बारे में कहा गया, किसके संबंध में कहा गया है, भारत के यानी भारतीय संघ के संबंध में। एक संघ और विश्व में है या ऐसे कई संघ, लेकिन यहाँ यूएसए से तुलना हम लोग करेंगे तो यूएसए संघ को कहा जाता है अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। ये किसके बारे में कहा गया है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। देखिए यहाँ पर जो भारतीय संघ, ये दोनों भारतीय संघ यूएसए के संघ से पहला तो अंतर यह है कि भारतीय संघ
किसी समझौते का परिणाम नहीं है, और वहीं यूएसए का जो संघ है ये राज्यों के मध्य में समझौते का परिणाम है। पहला अंतर। दूसरा अंतर कि जो भारतीय राज्य हैं इनको कहा गया कि ये विनाशी राज्यों का, विनाशी राज्यों का सेंस ये है कि देखिए भारतीय संविधान भारत के किसी भी राज्य के नाम या उनके जीवन की कोई गारंटी नहीं देता, यानी जब भारतीय संसद चाहे किसी राज्य का नाम या सीमा परिवर्तन कर सकती है। तो इसीलिए क्या है, ये विनाशी हैं, यानी इनके जीवन की कोई गारंटी नहीं है, इसका मतलब इनका विनाश किया जा सकता है। वहीं अविनाशी का मतलब क्या है? अविनाशी का मतलब यह है कि इन राज्यों को, जो राज्य हैं भारत में, इनको भारतीय संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, और जब ये भारतीय संघ से अलग नहीं हो सकते हैं यानी भारतीय संघ का विनाश नहीं किया जा सकता, और जब विनाश नहीं हो सकता तो क्या हो गया, ये अविनाशी हो गए। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक परिवार है, मान लीजिए संयुक्त फैमिली है, संयुक्त फैमिली का एक मुखिया होता है, वहाँ पे जो परिवार के सदस्य हैं उनके पास ये अधिकार नहीं है कि वो अपना घर छोड़ करके यानी किसी कहीं अन्य जगह पर रहे, यानी घर छोड़ के नहीं जा सकते। तो वो क्या हो गए, वो जो उनका परिवार है वो अविनाशी हो जाएगा, यानी उनके परिवार का विनाश नहीं हो सकता। ठीक, लेकिन उस घर के मुखिया के पास ये अधिकार है कि वह जब चाहे जब उनको एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट कर दें, यानी उनके जो परिवार है उसका विनाश हो सकता है। तो जब विनाश हो सकता है तो क्या हो गया, वो विनाशी हो गए, और जो उनका समूह उसका विनाश नहीं हो सकता तो क्या हो गया, वो अविनाशी हो गए। तो इसीलिए कहा जाता है भारतीय संघ उसमें अप्लाई कर दीजिए कि राज्य के जीवन की कोई गारंटी नहीं है, जब संसद चाहे इनका नाम क्षेत्र बदल सकती है, तो ये विनाशी राज्यों का, और राज्य इनसे संघ से अलग नहीं हो सकते तो क्या हो गया, अविनाशी संघ हो गया। भारत के संबंध में है ये। दूसरा, जो यूएसए है, यूएसए के जो संघ हैं, यानी वहां के संघ के पास ये अधिकार नहीं है कि वो किसी बिना राज्यों की सहमति से किसी राज्य को वो उनके सीमा में परिवर्तन कर सके। तो जब उनके सीमा में परिवर्तन नहीं हो सकता तो राज्य भी क्या हो गए, अविनाशी हो गए। परिवर्तन का मतलब उन्हें तोड़ के दो राज्य या दो राज्यों को मिला के एक राज्य नहीं बनाया जा सकता, तो यानी वहां राज्य का अस्तित्व समाप्त नहीं किया जा सकता। तो ये क्या हो गया, अविनाशी हो गया। वहीं राज्यों के पास भी अधिकार नहीं है कि जो है वो संघ से अलग हो गया है, तो इसीलिए संघ भी क्या हो गया, अविनाशी हो गया। और इसीलिए यूएसए के संघ को कहा जाता है अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। ठीक, फिर यहां पे क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भारतीय संविधान में यानी अनुच्छेद 1 में राज्यों के कितने प्रकार बताए गए हैं। तो इसमें देख लीजिए दो, एक जो है राज्य होते हैं जिनको पूर्ण राज्य कहते हैं, दूसरे होते हैं संघ राज क्षेत्र होते हैं जिनको केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, और तीसरा ऐसा होता है ऐसे क्षेत्र जिनका समायोजन मतलब शामिल करना होता है, समायोजन भारतीय संघ में किया जाए। तो अनुच्छेद 1 में 3 प्रकार के राज्यों की एक तो ये राज्य, पूर्ण राज्य जिसे हम लोग कहते हैं, संघ राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश, और एक ऐसे क्षेत्र होते हैं जिन्हें समय समय पर जो है भारत में समायोजित किया जाए। अभी जब आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, यानी भारत में जो राज्यों का उद्भव हुआ, जो वर्तमान में राज्यों की संरचना है या संख्या है वो कैसे बनी, तो वहाँ पे आप कई सारे क्षेत्र ऐसे देखेंगे जो आज़ादी के समय भारत में नहीं थे लेकिन समय समय पर उन्हें भारत में शामिल किया गया। ठीक, दूसरा देख लिया अनुच्छेद 1 से जितने क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे। पहला कि भारतीय संविधान में भारत के कितने नामों का उल्लेख है, तो नाम कितने हैं, 2। कौन कौन से नाम हैं, तो भारत और इंडिया, 2 नामों का उल्लेख है। दूसरा, भारतीय संघ के बारे में क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि भारतीय संघ के बारे में कौन सा कथन सत्य है या निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो पहला, भारतीय संघ समझौते का परिणाम नहीं है, ध्यान रखेंगे। दूसरा,
यहाँ के राज्यों के, यानी जो भारत में राज्य हैं, इनके अस्तित्व की कोई गारंटी नहीं देता संविधान, यानी इनको विनाश किया जा सकता है। तो भारतीय संघ क्या है, विनाशी राज्य है यहाँ पे, लेकिन राज्य के पास ये अधिकार नहीं कि संघ से अलग हो गए तो संघ क्या हो गया, अविनाशी। इसीलिए कहा जाता है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ हो गया। यूएसए का इसका उल्टा है। यूएसए में क्या है, यूएसए में बिना ना राज्यों का विनाश किया जा सकता है और ना ही संघ का, इसलिए कहा जाता है अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। अब देखिए इसके बाद आता है अनुच्छेद 2। कि दोस्तों अनुच्छेद 2 में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह भारतीय संघ में किसी भी क्षेत्र को शामिल कर सकता है और ऐसा करने के लिए उसे संविधान संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी अनुच्छेद 2 भारतीय संसद को यह अधिकार देता है कि भारतीय संसद जब चाहे तो भारतीय क्षेत्र में किसी भी भारतीय संघ में किसी नए राज्य या नए क्षेत्र को प्रवेश कर सकती है। अब ये जो नए राज्य या नए क्षेत्र का प्रवेश है ये कई माध्यमों से हो सकता है। चाहे यानी भारतीय संघ चाहे तो किसी राज्य से समझौता करके किसी क्षेत्र को शामिल कर सकता है, या लीज पे ले सकता है, खरीद सकता है, या युद्ध के माध्यम से जीत भी सकता है। किसी भी तरीके से, सामान्य सी भाषा में कर लें तो किसी भी तरीके से ऐसा क्षेत्र जो भारतीय संघ में ना शामिल हो उसे भारतीय संघ में शामिल करने का अधिकार संसद को कौन देता है, अनुच्छेद 2 देता है। और ऐसा करने के लिए भारतीय संघ को संविधान संशोधन करने की कोई, यानी संसद को संविधान संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सामान्य प्रक्रिया के द्वारा वो संघ को शामिल, यानी भारतीय संघ में किसी क्षेत्र को शामिल किया जा सकता है। यहां से क्वेश्चन थोड़ा इनडायरेक्ट पूछता है। इनडायरेक्ट ये पूछ लेगा कि कौन सा अनुच्छेद भारतीय संघ में नए क्षेत्रों को शामिल करने का अधिकार देता है। तो कौन सा अनुच्छेद देता है, अनुच्छेद 2। यानी अनुच्छेद 2 में है क्या, किसी क्षेत्र को भारतीय संघ में शामिल करने का अधिकार। ठीक, यानी किसी क्षेत्र को भारतीय संघ में शामिल करने का अधिकार, एकदम सीधा सा है ये। लेकिन यहाँ से थोड़ा इनडायरेक्ट कि वही वाला कि किस निम्नलिखित से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संघ में किसी विदेशी क्षेत्र को, इसका मतलब ये है, देखिए जो लिखा हुआ है भारतीय संघ में शामिल करने का अधिकार, और इस क्षेत्र का मतलब ऐसा है कि ऐसे क्षेत्र जो भारतीय संघ में ना हो, ये भी ध्यान रखिएगा, ऐसे क्षेत्र जो भारतीय संघ में ना हो। जैसे मान लीजिए हमें लाहौर को शामिल करना है, लाहौर को ही शामिल करवाते हैं, तो लाहौर को शामिल करने के लिए अनुच्छेद अप्लाई होगा, ना कि भारत के किसी क्षेत्र को शामिल करने के लिए। मतलब कहने का यह है कि ऐसे क्षेत्र जो भारतीय संघ में ना हो। अब वो क्षेत्र लीज पे भी लिया जा सकता है, खरीदा भी जा सकता है, समझौते के द्वारा भी हो सकता है, जीत के भी हो सकता है, युद्ध में विजय प्राप्त करके भी हो सकती है, परंतु बस शर्त इतनी है कि भारतीय संघ में इससे पहले ना रहा हो। तो किसे होगा, 2 में। और ध्यान रखिएगा पूछा था किसी क्षेत्र को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता है या नहीं। तो ये ऐसा करने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 1960 में एक स्थान, मतलब अभी भी वो स्थान बेरुवाड़ी का नाम सुने होंगे आप लोग। 1960 में चूंकि पाकिस्तान 2 पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान। तो जो पूर्वी पाकिस्तान है आज का बांग्लादेश हो गया 1971 की लड़ाई के बाद, और पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान हो गया। तो जो उस समय का जो पूर्वी, चूंकि 1960 की बात हो रही है तो पूर्वी पाकिस्तान था उस समय, बांग्लादेश तो 71 में बना। तो उस समय क्या हुआ कि एक स्थान है बेरुवाड़ी, सीमा विवाद था,
और बेरुवाड़ी को पाकिस्तान को देने के लिए, अब ध्यान में रखिएगा एसेंस कि 1960 की बात हो रही है तो पाकिस्तान का नाम है यहाँ पे, लेकिन वर्तमान में वो जो पूर्वी पाकिस्तान था वो क्या हो गया, बांग्लादेश हो गया है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति ने, देखिए राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट से किसी विषय पर सलाह ले सकता है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है सलाह देने के लिए, वो चाहे तो दे और चाहे तो ना दे, लेकिन राष्ट्रपति भी सलाह मानने के लिए बाध्य। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने दे भी दिया तो चाहे राष्ट्रपति माने या ना माने उसकी इच्छा पर निर्भर है। अभी जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे, उसको और क्लियर करेंगे। तो 1960 में राष्ट्रपति महोदय ने बेरुवाड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि अगर अपने क्षेत्र यानी भारतीय क्षेत्र को किसी दूसरे देश को देने के लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा कि नहीं। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपने किसी क्षेत्र को यानी किसी भारतीय क्षेत्र को किसी दूसरे देश को देने के लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा, लेकिन दूसरे देश से लेने के लिए संविधान संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी अगर कोई आपसे पैसा मांग रहा है, कोई उधार मांग रहा कम मित्र, तो आप क्या कहते हैं, पापा से पूछ ले, मम्मी से पूछ ले, भैया से पूछ ले, यानी पूछना पड़ेगा, लेकिन लेने के लिए किसी से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे यहां पर भी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर अपना क्षेत्र देना है तो संशोधन करना पड़ेगा, संविधान संशोधन, और अगर लेना है तो संविधान संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं। यही बनता है क्वेश्चन। पूछता किसी भारतीय क्षेत्र को किसी दूसरे देश को देने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता है या नहीं, तो आप कहेंगे है, लेकिन किसी दूसरे क्षेत्र को भारतीय संघ में लेने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता है कि नहीं, तब आप कहेंगे संविधान संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। कौन सा अनुच्छेद किसी दूसरे क्षेत्र को भारतीय संघ में शामिल करने का अधिकार देता है, तो कौन सा अनुच्छेद 2। करेगा कौन, तो ध्यान रखिएगा संसद करेगा। फिर संविधान संशोधन करना पड़ेगा कि नहीं, तो नहीं करना पड़ेगा। यानी ऐसा करने के लिए संविधान संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर अब यहां पे क्या आता है, अनुच्छेद 3। ठीक, देखिए अनुच्छेद 3 राज्यों के नाम और उनके सीमा परिवर्तन से संबंधित है। यानी जो अनुच्छेद 3 है, अनुच्छेद 3 संसद को यह अधिकार देता है कि संसद जब चाहे किसी राज्य का नाम या सीमा परिवर्तन कर सकता है। अब सीमा परिवर्तन किताबों में बड़ा अजीब ढंग से लिखा गया है, कई उसमें बांट देता है तो थोड़ा समझने में दिक्कत होती है। जैसे कह देता है एक राज्य को तोड़ के 2 राज्य बनाना, 2 राज्य को मिला के 1 राज्य बनाना, किसी क्षेत्र का सीमा घटाना, किसी क्षेत्र का सीमा बढ़ाना। तो सबसे सीधी से एक बात है सीमा परिवर्तन। चाहे 2 को मिला के 1 में बनाओगे, चाहे 1 को मिला करके 2 में बनाओगे, चाहे 1 को तोड़ के दूसरे में मिलाओगे, बात सब वही है, हो रहा है उनका क्या, सीमा परिवर्तन। तो अनुच्छेद 2 जो है, अनुच्छेद 3 जो है, ये किसी संसद को यह अधिकार देता है कि संसद जब चाहे किसी राज्य का नाम या सीमा परिवर्तन कर सकती है, और ऐसा करने के लिए भी संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है, सामान्य प्रक्रिया के द्वारा ऐसा हो सकता है। लेकिन एक प्रक्रिया है जिसे संसद को फॉलो करना अनिवार्य। प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया दोस्तों यह है कि अगर अनुच्छेद 3 प्रक्रिया यह है कि अगर संसद किसी राज्य का नाम या सीमा परिवर्तन करना चाहती है तो ये हो गया आपका संसद। ठीक, संसद में 2 सदन होते हैं, एक क्या होता है आपका राज्यसभा होता है, इसको उच्च सदन कहते हैं, और एक क्या होता है आपका लोकसभा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कौन सा सदन, निम्न सदन कहते हैं। ऐसा संसद को ऐसा करने से लिए यानी किसी राज्य का नाम या सीमा परिवर्तन करने के लिए, मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश का क्या करना है, नाम बदलना है, या उत्तर प्रदेश का सीमा परिवर्तन करना है, सीमा परिवर्तन करना है। ठीक, अब ये सीमा परिवर्तन करने के लिए संसद को पहले, ये संसद है, और जब संसद के पास ये प्रस्ताव जाएगा तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि
चाहे तो उत्तर प्रदेश अपना प्रस्ताव भेज सकता है। जैसे अभी देखिए भारत उत्तर प्रदेश में चल रहा था कि उत्तर प्रदेश को 4 राज्यों में विभाजित किया जाएगा, समय समय पर हर राज्य में आते रहता है ये। तो ये प्रस्ताव संसद को संबंधित राज्य, देखिए यहाँ उत्तर प्रदेश लिखा है लेकिन भारत का कोई भी राज्य कर सकता है। संबंधित राज्य किसके पास जाएगा? मान लीजिए उत्तर प्रदेश का सीमा परिवर्तन करना है तो यहाँ के मुख्यमंत्री जी या राज्यपाल के माध्यम से प्रस्ताव जाएगा कहाँ? संसद के पास। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि प्रस्ताव जाए तभी ऐसा होगा, संसद स्वयं संज्ञान लेकर के भी ऐसा कर सकती है। यानी उत्तर प्रदेश इच्छुक नहीं है तो भी हो सकता है। लेकिन यहाँ हमारा प्रक्रिया है, उत्तर प्रदेश किसके पास गया? संसद के पास, कि आप ऐसा करिए कि हमारे राज्य को विभाजित कर दीजिए या हमारे राज्य की सीमा में परिवर्तन कर दीजिए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जब उत्तर प्रदेश संसद के पास गया तो संसद ऐसे नहीं करेगा, संसद जाएगा किसके पास? राष्ट्रपति के पास। क्यों जाएगा? इसलिए जाएगा क्योंकि ये प्रक्रिया है, पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। किससे? राष्ट्रपति से। यानी संसद पहले पूर्व अनुमति लेगा किससे? राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति इसको जवाब देने से पहले, यानी संसद को ऐसा करने के लिए कहने से पहले संबंधित राज्य से पूछेंगे। संबंधित राज्य का मतलब है जिस राज्य का नाम या सीमा परिवर्तन करना हो उससे पूछेंगे कि हम ऐसा करें या ना करें। जो ये संबंधित राज्य है इसको तय सीमा के अंदर, तय सीमा का मतलब होता है जैसे हम आपसे कहें कि भैया ये प्रश्न है इसका उत्तर दो 5 मिनट के अंदर, तो ये क्या हो गया? तय सीमा होगी कि इतने समय के अंदर आपको उत्तर देना है। तो संबंधित राज्य तय सीमा के अंदर राष्ट्रपति को जवाब देगा। अब यहां यह मैटर नहीं करता कि ये यस कर रहा है या नो कर रहा है, यानी राष्ट्रपति संबंधित राज्य का डिसीजन मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन फिर भी यह प्रक्रिया करना क्या है? अनिवार्य है। अब अगर राष्ट्रपति संसद को देता है और कहता है क्या? यस, तो जब यस कहेगा यानी क्या? अब संसद नाम सीमा या नाम परिवर्तन कर सकती है। और अब संसद क्या करेगी कि उस प्रस्ताव को, यानी जिस प्रस्ताव के द्वारा संसद किसी राज्य का नाम या सीमा परिवर्तन करना चाह रही थी, उस प्रस्ताव को भेजेगी। और जब उस प्रस्ताव को भेजेगी तो एक क्वेश्चन यहां भी आता है कि वो लोकसभा में भेजेगी कि राज्यसभा में। तो आप ध्यान रखिए वो प्रस्ताव लोकसभा में भी आ सकता है और राज्यसभा में भी आ सकता है। यानी यहाँ पे ये नहीं फिक्स है किस सदन में आएगा, संसद जिस सदन में चाहे उस सदन में प्रस्ताव को पेश कर सकती है। लेकिन जिस भी सदन, मान लीजिए राज्यसभा में पेश हुआ, तो जब राज्यसभा में प्रस्ताव पेश हो गया यहाँ पर सामान्य बहुमत से पारित होगा, ठीक है। सामान्य बहुमत से पारित होने के बाद कहाँ जाएगा? लोकसभा में। यहाँ पर भी सामान्य बहुमत से पारित होगा, ठीक। और सामान्य बहुमत से पारित हो गया, अगर यहाँ पे भी पारित हो गया तो फिर संबंधित राज्य का नाम या सीमा परिवर्तन हो जाएगा, ठीक। यह है प्रक्रिया किसी राज्य का नाम या सीमा परिवर्तन करने का। कैसे हुआ? किस अनुच्छेद में है? 3। कौन करेगा? तो कौन करेगा तो उत्तर संसद है, लेकिन संसद को किससे पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी? तो किससे लेनी पड़ेगी? राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति संबंधित राज्य से पूछेगा कि नहीं पूछेगा? तो पूछेगा तय सीमा के अंदर, लेकिन वो संबंधित राज्य का जवाब जो भी हो यस और नो वो मानने के लिए बाध्य नहीं है। किसी राज्य का नाम परिवर्तन करने के लिए प्रस्ताव किस सदन में पेश किया जाता है? किसी भी सदन में, चाहे राज्यसभा में करिए और चाहे लोकसभा में करिए, ये इसका मानना बाध्य नहीं है। तो इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता है, तो संविधान संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। कौन सा बहुमत चाहिए? सामान्य बहुमत चाहिए, ठीक। और अगर दोनों सदनों में पारित हो जाता है तो किसी राज्य का नाम या सीमा परिवर्तन हो जाएगा, ठीक। यह है अनुच्छेद 3 और किसी राज्य का नाम या सीमा परिवर्तन करने का आधार। अब देखिए इसके बाद आता है अनुच्छेद 4।
देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 4 बहुत सिंपल है, छोटा सा है केवल बस। अनुच्छेद 4, अब बात अनुच्छेद 4 में क्या है, एकदम सिंपल सा है। अनुच्छेद 4 में यह कहा गया है कि संसद को किसी क्षेत्र को, यानी जब संसद या भारतीय संघ में किसी क्षेत्र को शामिल किया जाता है, या किसी राज्य का नाम बदलना हो, या किसी राज्य में सीमा परिवर्तन करना हो, या किसी क्षेत्र को भारतीय संघ में शामिल करना हो, यानी एकदम सरल भाषा में कहें तो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 को अप्लाई करने के लिए संविधान संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस इतना सा है। यानी इसमें बताया ये सामान्य प्रक्रिया से होगा, यानी किसी राज्य का नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन, या किसी क्षेत्र को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए किसी भी प्रकार के संविधान संशोधन, यानी जो 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन होता है, ऐसा करना जरूरी नहीं है, सामान्य प्रक्रिया के द्वारा उसे किया जा सकता है। लेकिन अब वे पीछे बता दिए थे बेरुआड़ी केस में कि अगर अपने क्षेत्र को, यानी भारतीय संघ में शामिल किसी क्षेत्र को किसी दूसरे देश को देना है, तो ऐसा करने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। बिना संविधान संशोधन के ऐसा नहीं किया जा सकता। ये क्या है, अनुच्छेद 4। तो जो भाग 1 है उसमें 1 से लेकर के 4 तक अनुच्छेद हैं। लेकिन अब देखिए, ये तो हो गया राज्यों का नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन, किसी क्षेत्र को भारतीय संघ में शामिल करना या देना, या भारतीय संघ का नाम या भारतीय संघ की परिभाषा, ये सब चीजें हो गई। लेकिन यहां पे क्वेश्चन आता है, नए राज्यों का उद्भव या भारत में राज्यों का गठन। भारत में राज्यों के गठन का सेंस ये है कि भारत में राज्यों का, देखिए अभी 19 तक हम लोग पढ़ते थे 29 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश, अब पढ़ते हैं 28 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश। तो इसमें यही देखना है कि भारत में राज्यों का गठन कैसे कैसे किया गया। अब देखिए, ये जो है इसको हम लोग कह सकते हैं नए राज्यों का गठन। नए राज्यों का गठन या राज्यों का गठन, कुछ भी कह सकते हैं। और इसके अंतर्गत हम लोगों को यही देखना है कि कैसे राज्यों का गठन किया गया। देखिए दोस्तों, इसके लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा इतिहास में जाना पड़ा। अब देखिए, इसमें जब भारत आजाद हुआ 1947 में, और 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ, तो उस समय भारत का जो राज्य विभाजन था वो कैटेगरी के अनुसार किया गया था। अब आगे पढ़े भाग 7 में कैटेगरी के अनुसार किया गया था, और था क्या, का, खा, गा और घा, ये 4 कैटेगरी में किए गए थे, का, खा, गा और घा। लेकिन यहां पे जब 1950 के बाद, यानी जब संविधान लागू हो गया, तो भारत में राज्यों के पुनर्गठन का आंदोलन बहुत तेज हो गया। लोग राज्यों के पुनर्गठन की मांग करने लगे कि भारत में नए राज्यों का गठन किया जाए। और नए राज्यों का गठन, देखिए आधार इनका मांगने का जो, यानी जो नए राज्यों के गठन का बेस था, आधार था, वो लोगों का अलग अलग था। लेकिन जो सबसे ज्यादा मांग जिस चीज की हो रही, किस आधार पे किया जाए, तो वो मांग थी किसके आधार पे, भाषा के आधार पे किया जाए। और जब भारतीय संविधान स्वतंत्र हुआ, तो देखिए भारत में कुल 552 देशी रियासतें थी। रियासत थी, कितनी थी, 552। इस 552 में से 549 देशी रियासतें भारत में शामिल। देखिए, ये 552 देशी रियासतें ऐसी वो देशी रियासत थी जो वर्तमान में भारत है इसकी सीमा के अंदर थी, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इन 552 देशी रियासतों में से 549 देशी रियासतें भारत में शामिल हो गई। देखिए, इस समय देशी रियासतों के पास ये अधिकार था, वो चाहे भारत में आए, चाहे पाकिस्तान में जाएं या स्वतंत्र हैं, तो मतलब बांध नहीं कर सकते साहब उनको। तो जो जिनको जहां लाभ मिल रहा था वहां वो जा रहे थे। और इसमें से 549 भारतीय संघ में शामिल हो गई, लेकिन बच गई 3। अब वो 3 कौन कौन सी बची, एक बचा आपका जूनागढ़, एक बचा आपका
हैदराबाद, और एक बचा आपका J&K का मतलब क्या था, जम्मू कश्मीर। एक ये बच गया। तो 552 में से 549 शामिल हुए, 3 बच गए। चूंकि इस समय जो प्रांतीय आयोग था उसके अध्यक्ष तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और वो भारतीय संघ यानी जो देशी रियासत थी इनको भारतीय संघ में शामिल करने के लिए बहुत ही प्रयत्नशील थे। 500 इन तीनों का मैटर अलग था, और आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनको किस आधार पे भारतीय संघ में शामिल या किसके द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया। देखिए यहाँ जो जूनागढ़ था, जनता आना चाहती थी भारत में, नवाब चाहते थे पाकिस्तान में। प्रॉब्लम ये थी कि अगर ये पाकिस्तान में चला जाता तो एक तो पाकिस्तान वैसे भी था पूर्वी और पश्चिमी, एक पाकिस्तान और आ जाता। तो यहाँ पे वोटिंग करवाई गई जनता का, और जब जनता का वोटिंग यानी मतदान करवाया गया तो मैक्सिमम जनता ने भारत में आने के लिए वोट किया, और इसीलिए इसको भारत में शामिल किया गया। तो इसे किसके द्वारा किया गया, जनमत संग्रह। पूछा जाता है कि जूनागढ़ को भारतीय संघ में किसके द्वारा शामिल किया गया, तो शामिल किया गया जनमत संग्रह के द्वारा। फिर क्या है, हैदराबाद के नवाब भी पाकिस्तान जाना चाहते थे। एक बात ध्यान रखिएगा, हैदराबाद बहुत ही शक्तिशाली देशी रियासत था, और सरकार यहाँ पे भी प्रारंभ में वोटिंग करवाना चाहती थी, लेकिन यहाँ पे जनता ने भारत में शामिल होने के लिए आंदोलन कर दिया। और जब जनता ने भारत में शामिल होने के लिए आंदोलन कर लिया तो यहाँ के नवाब जो थे उन्होंने क्या किया कि उसे दबाने के लिए पुलिस का प्रयोग किया, बल का प्रयोग किया, जिससे हिंसा होने लगी। तो यहाँ पे शांतिपूर्वक मतदान संभव नहीं था, इसीलिए इसे पुलिस कार्यवाही के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया। तो पुलिस के द्वारा से भारतीय संघ में शामिल किया गया। जम्मू कश्मीर, देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर के जो उस समय राजा थे, तत्कालीन राजा महाराज हरि सिंह, वो एक्चुअली बार्गेनिंग करने में लगे हुए थे। वो चाहते थे पाकिस्तान में भी आए, वो चाहते थे भारत में भी जाए, जहां लाभ मिलेगा वहां जाएं, लेकिन उनका जो अंतिम झुकाव था भारत की ही तरफ था। परंतु लाभ लेने के चक्कर में थे कि जहां ज़्यादा लाभ मिलेगा हम उधर जाएंगे। और इसी बीच में पाकिस्तान ने क्या किया कि पाकिस्तान ने अपनी सेना भेज दी यहाँ पर। हालांकि पाकिस्तान कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता कि पाकिस्तानी सेना थी, लेकिन वो पाकिस्तान ने अपनी आर्मी भेज दी। और जब श्रीनगर से करीब 70 या 80 किलोमीटर दूर बची पाकिस्तानी आर्मी, तो ये भाग क्या है, कहाँ, दिल्ली। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि एक समझौता किया, और उस समझौते के द्वारा क्या है कि भारतीय यानी कश्मीर को भारतीय संघ में शामिल किया, जिसे कहा जाता है विलय पत्र। और आपको पता होगा इसी विलय पत्र में अनुच्छेद 370 35A ये सब इनके लिए उल्लेख किया गया। अभी हम लोग बाद में इसी में पढ़ेंगे। 370 और अनुच्छेद 35A था क्या, क्योंकि आने वाले एग्जामों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे इसे, अनुच्छेद 70 क्या था, 35 क्या था, अभी हम बताएंगे राज्यों को कौन किधर मिला वहाँ, ठीक। तो ये क्या हुआ कि नए राज्यों, अभी कुल 552 देशी रियासतें थी, 549 शामिल हुई। इंपॉर्टेंट ये 3 है कि जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा, और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया। अब देखिए ये तो चीजें हो गई। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान भी लागू हो गया। लेकिन राज्यों, जब संविधान लागू हो गया तो राज्यों के पुनर्गठन की मांगे और तेज होने लगी। और भारत में राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया जाए, इसके लिए समितियों का गठन किया गया। जो पहली समिति बनी उसका नाम था धर आयोग। धर आयोग बना था 1948 में, जून 1948 में, और इसने अपना रिपोर्ट भी दिया कब, दिसंबर 1948 में। धर आयोग धर आयोग इनका, चूंकि यश के धर जो है इसके अध्यक्ष थे, इसलिए धर आयोग के नाम से जाना जाता है। इसमें 3 और सदस्य थे।
ये इसका गठन भारत सरकार के द्वारा इसीलिए किया गया था कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पे किया जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पे मांग थी भाषा के आधार पे। तो धर आयोग ने तो भाषा के आधार पे राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया, यानी इसने कहा कि भारत में राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर इन्होंने रिकमेंड किया। आंदोलन और तेज हो गया। जब आंदोलन बढ़ता गया तो कांग्रेस ने एक कमेटी का गठन किया, जेबीपी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू और पट्टाभी सीतारमैया, ये 3 लोग, कई बार पूछा गया कितने लोग कौन कौन सा में, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू और पट्टाभी सीतारमैया, ये 3 लोग इस समिति में शामिल थे। इसे कांग्रेस ने गठित किया था, उसका नाम था जेबीपी आयोग। क्या नाम था इसका? जेबीपी आयोग। इसका गठन हुआ 1948 में और रिपोर्ट दिया इन्होंने 1949 में। ये इंपॉर्टेंट होता है, कब गठित हुआ या पूछ लेता है ये आयोग किससे संबंधित है, तो राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। इन्होंने भी राज्यों का गठन भाषा के आधार पर करने से मना कर दिया, यानी इन्होंने ये कहा कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं होनी चाहिए। अब इसी बीच में क्या हुआ कि ये सब चल रहा था और एक व्यक्ति है पोट्टी श्री रामालुलु, आंध्रा के थे, और इन्होंने भाषा के गठन के आधार पर मांग कर रहे थे और भूख हड़ताल किया। भूख हड़ताल कितने दिनों का किया? 56 दिन का भूख हड़ताल किया और इनकी जो है 1953 में मृत्यु हो गई। 1953 की बात है ये। 53 में मृत्यु हुई, 56 दिन का। पूछा था कौन थे, तो पोट्टी श्री रामालुलु उनका नाम था, कांग्रेस के सदस्य थे और उन्होंने जो है भूख हड़ताल किया और 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद 53 में उनकी मृत्यु हो गई। जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो आंदोलन बहुत ही तेज हो जाता है और जब बहुत तेज हो जाता है, हिंसक भी हो जाता है, फिर एक समिति का गठन होता है जिसका नाम था फजल अली आयोग। दोस्तों फजल अली आयोग का गठन किया गया था 1953 में, रिपोर्ट दिया 1955 में और इन्होंने ये कहा कि भारत में राज्यों का गठन किस आधार पे होना चाहिए? भाषा के आधार पे होना चाहिए। यानी इन्होंने राज्यों के गठन को भाषा के आधार पे होने के लिए रिकमेंड किया। तो यहाँ से जो अभी तक क्वेश्चन बनता, भी आगे बढ़ेंगे कैसे क्या हुआ, तो इन पूछा जाता है कि ये तीनों, तो धर आयोग भी राज्य पुनर्गठन से संबंधित है, जेबीपी आयोग भी राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है और ये भी फजल अली आयोग भी से संबंधित है, लेकिन इन दोनों ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को खारिज कर दिया। यानी उन्होंने कहा राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। और जब यहाँ पे हमने बताया कि 1953 में ही पोट्टी श्री रामालुलु की जब 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो गई तो आंदोलन तेज हो गया और सरकार ने यहीं पर एक काम किया कि 1953 में भाषा के आधार पर एक राज्य का गठन किया जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। क्या नाम था उसका? आंध्र प्रदेश। कब गठन हुआ? 1953 में। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत में भाषा के आधार पे गठित होने वाला पहला राज्य, ध्यान रखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, वनडे से लेके पीसीएस तक पूछा जाता है, तो कौन था ये? आंध्र प्रदेश था। कब गठित हुआ? 1953 में। बहुत बार पूछा गया है ये, ठीक, कि भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश कब था? 1953 में था। फिर क्या हुआ? यहाँ पे आते हैं। फजल अली आयोग का गठन हुआ, 53 में गठित हुआ, 55 में रिपोर्ट दिया और कहा कि भारत में राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया जाना चाहिए। और लेकिन एक बात इन्होंने कही थी कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पे तो हो, लेकिन उस समय एक मांग हो रही थी एक राज्य एक भाषा, इस बात को उन्हें नकार दिया। इसका मतलब ये था कि एक राज्य में एक भाषा से अधिक लोग भी रह सकते थे, ठीक है। तो एक राज्य में एक भाषा के लोग नहीं, एक राज्य में कई सारे भाषा के लोग रहेंगे, लेकिन
राज्यों के गठन का आधार क्या होना चाहिए? भाषा। तो आपसे पूछा था कि भारत में राज्यों के गठन का आधार बहुत बार पूछा गया है, तो क्या है? भाषा। किस रिपोर्ट के अनुसार हुई? तो फजल अली आयोग की रिपोर्ट के आधार हुई। कब गठित हुआ? 1953 में। रिपोर्ट कब दिया? 55 में। जेबीपी आयोग किससे संबंधित है? राज्य पुनर्गठन से। धारा आयोग राज्य पुनर्गठित से। कब गठित हुआ? 48 में हुआ, 48 में ही रिपोर्ट दे दी। और जेबीपी 48 में गठन हुआ, 49 में रिपोर्ट दी। भूख हड़ताल कर किसकी मृत्यु हुई थी? तो पुट्टी सी रामालुलू की मृत्यु हुई थी। कितने दिन? 56 दिन की भूख हड़ताल की। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। कब? 1953। इतना हो जाता है। फिर जब इन्होंने फजल अली ने अपनी रिपोर्ट दी 55 में, और इन्हीं के रिपोर्ट के आधार पर भारत में 7वां संविधान संशोधन, कौन सा? भारत में 7वां संविधान संशोधन किया गया। 7वां संविधान संशोधन 1956 हुआ, और इसी संशोधन के माध्यम से भारत में 14 राज्य यानी पूर्ण राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा संविधान संशोधन? 7वां संविधान संशोधन। क्या? 1956। और कितने राज्य बने इसके द्वारा? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। इन सबका गठन किसके आधार पे हुआ था? भाषा। लेकिन यहाँ पे एक था प्रशासनिक सुविधा। मतलब क्या है कि ये जो है वो प्रशासनिक सुविधा के लिए किया गया था, लेकिन आधार जो था वो क्या था? भाषा था। एक बात और ध्यान रखिए कि इन्होंने फजल अली ने यानी फजल अली आयोग ने ये 14 राज्य का रिकमेंड नहीं किया था। इन्होंने 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश का रिकमेंड किया था, लेकिन जो बना था वो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना था। और संविधान संशोधन पूछा जाता है तो कौन सा? 7वां संशोधन 1956। और आया राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। लेकिन दोस्तों एक चीज और देखने वाली बात है, वर्तमान में 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अब हम लोग को ये देखना है। देखिए यहाँ तक हो गया। फिर यहाँ से पूछा था कि ऐसे दे देगा कौन सा राज्य किस सन में बना, कितने नंबर का राज्य था। तो अभी मैं आपको यहाँ पे एक चार्ट बना दूंगा, और उस चार्ट के माध्यम से कि कौन राज्य कब बना, कितने नंबर का था और किससे जो है अलग होकर के बना। अब दोस्तों जो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने कब? 1956 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। अब हमने आपको पीछे बताया कि वर्तमान में जो हैं 28 राज्य हैं और जो है वो 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बने क्या थे? 14 बने थे, तो यानी 14 जुड़े तब 28 हो गया। लेकिन एक्चुअली में 14 नहीं, ये 15 जोड़े हो गया था 29, और घट के 28 हुआ। अभी उसको देखेंगे ये खत्म होने के बाद। देखिए यहाँ पे 3 रो है, एक है क्रम, एक है राज्य और तीसरा है सन। अब देखिए यहाँ पे क्रम 15 से शुरू है, और 15 से शुरू होने का कारण है वो ये है कि पीछे हम लोग 14 राज्य वहाँ पे 1956 में बन चुका था। 7वां संविधान संशोधन 1955 में आया। 56 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, 1 नवंबर 1956 को अप्लाई हुआ। 14 राज्य उधर हो चुके थे, तो यहाँ 15वां राज्य से शुरू होता है। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या कि 1960 में एक जो 14 राज्य बने थे उसमें एक राज्य था बम्बई, जिसको आज हम लोग मुंबई कहते हैं, वो पहले बम्बई था। और इस बम्बई को 1960 में विभाजित कर दिया गया। विभाजित करके 2 राज्य बना दिए। एक जो गुजराती भाषी लोग थे उन्हें गुजरात, और जो मराठी भाषी लोग थे उनको बम्बई में रहा दिया गया, और बाद में बम्बई का नाम बदल करके महाराष्ट्र कर दिया गया। वर्तमान में क्या है कि ये जो बम्बई है मुंबई हो गया, वो महाराष्ट्र की राजधानी है, मात्र एक जिले का नाम है। तो यहाँ पे बम्बई का विभाजन किया गया कब? 1960 में। और राज्य कौन सा बना? गुजरात। अब देखिए बात यह है कि यहाँ पे क्वेश्चन किस टाइप का पूछता है। क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि भारत का 15वां राज्य तो गुजरात,
फिर पूछ सकता है गुजरात का गठन कब हुआ, तो 1960 में। किस राज्य से हुआ, बंबई से। अब देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन है यहाँ पे। पहला 15 नंबर का राज्य भारत का गुजरात, कब बना, 1960 में। किससे अलग हुआ, बंबई से। फिर क्या उसके बाद 16वां राज्य आता है। 16वां राज्य बना आपका नागालैंड, और नागालैंड किससे कब बना, 1963 में। आपको यही ध्यान रखना है कि कितने नंबर का राज्य और कब बना, इतना ही क्वेश्चन आता है। या तो इनका क्रम लगाने दे देगा, तो जो क्रम लगाने देगा तो आप बड़े आसानी से इनका क्रम लगा सकते हैं अगर याद होगा तो यानी 16 नंबर का राज्य नागालैंड बना, और किससे बना, मतलब कब बना, 1963 में। फिर 17 नंबर का जो राज्य बना वो हरियाणा बना। एक्चुअली में हरियाणा पहले आता था पंजाब के अंतर्गत, और यहाँ पे 2 भाषा के लोग रहते थे, पंजाबी और हिंदी भाषी लोग। तो यहीं पे क्या किया गया कि 1966 में पंजाब से हरियाणा को अलग, यानी जो हिंदी भाषी प्रांत था उसको अलग कर दिया गया, और वो क्या था, उसका नाम रखा गया हरियाणा। और कब हुआ, 1966 में। इसी समय एक आपका केंद्र शासित राज्य है चंडीगढ़, ठीक, ये भी इसी समय बना। और ये जो चंडीगढ़ बना ये भी अब वर्तमान में देखिए चंडीगढ़ राजधानी है दोनों की, ठीक, किसकी, पंजाब और हरियाणा की। कॉमन राजधानी, हाई कोर्ट भी यहाँ पे है, कॉमन है। और ये केंद्र शासित राज्य चंडीगढ़। फिर 18 नंबर का राज्य बना हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश बना 1971 में। एक्चुअली में प्रारंभ में हिमाचल प्रदेश एक केंद्र शासित राज्य था, और इसे 1971 में क्या किया, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। फिर यहाँ पे 19वां राज्य बना मणिपुर, 20वां राज्य बना त्रिपुरा, और 21वां राज्य बना आपका मेघालय। तो देखिए मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, इनका क्रम मणिपुर 19, त्रिपुरा 20 और मेघालय 21। ये तीनों राज्य एक ही साथ में बने, और वो सन क्या था, 1972 में बने। एक ही साथ में बने 1972 में, लेकिन क्रम इनका अलग है। तो क्रम हम लोगों को ध्यान देना कि कौन कौन सा क्रम है। तो क्रम क्या, 19 नंबर पे मणिपुर, 20 नंबर पे त्रिपुरा, 21 नंबर पर मेघालय, और सन सबका वही था, कौन, 1972, ठीक। फिर 22 नंबर पे आया सिक्किम। सिक्किम बना 1975 में। चलिए सिक्किम में इससे पहले ये 36वां संविधान संशोधन के द्वारा बना था, और सिक्किम में एक चोंग्याल नाम के राजा का शासन था, उन्हीं के द्वारा जो है इसको भारत में विलय किया गया 36वां संविधान संशोधन के द्वारा। और कब बना, 1975 में। फिर यहाँ पे 3 राज्य एक साथ में आते हैं। एक क्या है, 23वां मिजोरम, 24वां राज्य अरुणाचल प्रदेश, 25वां राज्य गोवा। अब देखिए यहाँ पर एक मिजो फ्रंट करके एरिया था, उसको मिला, मिजोरम बनाया गया, अरुणाचल प्रदेश बना गोवा। तो 23 नंबर मिजोरम, 24 नंबर अरुणाचल प्रदेश, 25 नंबर गोवा। और ये तीनों एक साथ में बने कब, 1987। बात ध्यान रखेंगे, सन तो आप तो तीनों का एक ही है, लेकिन क्रम अलग है। इसका मतलब नहीं कि एक ही सन में बने तो एक के साथ में होंगे, नहीं, क्रम अलग अलग है। से देखिए मिजोरम 23 नंबर का है, अरुणाचल प्रदेश 24 नंबर का, गोवा 25 नंबर का। तो ये क्या हो गया, 1987 में बना। फिर यहाँ पे 3 राज्य फिर एक साथ में बने, कौन कौन, 26 नंबर, 27 नंबर और 28 नंबर। ये इंपॉर्टेंट आपसे उत्तर प्रदेश के एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। देखिए 26 नंबर राज्य बना छत्तीसगढ़, ठीक। छत्तीसगढ़ जो आपका अलग हुआ था एमपी से, 27 नंबर उत्तराखंड, और ये अलग हुआ था यूपी से, 28 नंबर झारखंड, और ये अलग हुआ था बिहार से। और तीनों एक ही साथ में अलग होते कब, 2000 में, ठीक। 2000 में तीनों अलग हुए। एक 26 नंबर छत्तीसगढ़, कहाँ से, एमपी से। कई बार पूछा गया छत्तीसगढ़ किससे बना है, या एमपी किस राज्य से अलग होकर, एमपी से अलग होकर बनने वाला राज्य तो छत्तीसगढ़, या छत्तीसगढ़ किससे बना, तो एमपी से अलग होकर बना। 27 नंबर का उत्तराखंड किससे अलग हुआ, यूपी से। 28 नंबर का झारखंड किससे अलग हुआ, बिहार का। और ये कब हुआ, 2000 में। फिर यहाँ पे जो 29 नंबर का राज्य बनता है तेलंगाना से बनता है 2014 में। और ये जो तेलंगाना है 2014 में, और ये जो तेलंगाना बना वो बना आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश का नाम दोस्तों अभी एक बार पहले भी आया था, कब,
आंध्र प्रदेश भारत का भाषा के आधार पे गठित होने वाला पहला राज्य है 1953 में। तो ये जो आंध्रा बना आंध्रा से अलग हुआ 2014 में। अलग कौन हुआ? तेलंगाना। और कितने नंबर का राज्य? 29 नंबर का। अब देखिए यहाँ पे है क्या, 15 नंबर गुजरात। कब? 1960। फिर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि नागालैंड कितने नंबर का राज्य है? तो कितने का? 16 नंबर का राज्य है। या नागालैंड का निर्माण कब हुआ? 1963 में। हरियाणा का निर्माण कब हुआ? 66 में। कितने नंबर का राज्य है? 17। किससे अलग हुआ? पंजाब से। हिमाचल प्रदेश हमने पीछे बताया केंद्र शासित राज्य था, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। कब? 1971 में। कितने नंबर का राज्य था? 18 नंबर का। मणिपुर 19, त्रिपुरा 20 और मेघालय 21। सब कब बने? 1972 में। फिर यहाँ पे सिक्किम हमने बताया, यहाँ पे चोंग्याल नाम एक स्वतंत्र राज्य था, लेकिन 36वें संविधान संशोधन के द्वारा यहाँ के राजा चोंग्याल थे और उन्होंने भारत में विलय किया और 36वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 1975 में। और ये क्रम जो है वो 22 नंबर है। यहाँ पे देखिए 23 नंबर का मिजोरम, 24 का अरुणाचल प्रदेश, 25 का गोवा। और सबका बने 1987 में। देखिए दोस्तों, गोवा जो है ये यहाँ पे पुर्तगालियों का राज था। 1961 में ये आज़ाद करवाया गया, 61-62 वाले सन में आज़ाद करवाया गया। और या इसके आज़ादी के लिए जो ऑपरेशन हुआ उसका नाम था ऑपरेशन विजय, के द्वारा इसे भारत में शामिल किया गया। और जब भारत में शामिल किया गया तो कुछ दिनों तक केंद्र शासित राज्य रहा, लेकिन 1987 में से पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। फिर यहाँ पे आता है छत्तीसगढ़, 26 नंबर का राज्य। उत्तराखंड 27 नंबर का। झारखंड 28 नंबर का। और सबके सब बने कब? 2000 में। एमपी से अलग होकर बना छत्तीसगढ़, यूपी से उत्तराखंड और बिहार से झारखंड। सन सबका क्या है? 2000। अब ये 29 नंबर तेलंगाना बना। कब बना? 2014 में। किससे बना? आंध्र प्रदेश से। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने वर्तमान में, पीछे हमने बताया कि वर्तमान में जो भारत में राज्यों की संख्या है वो है 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन यहाँ पे जो आपने राज्य पढ़ा, अभी जो 14 उधर और 15 इधर, टोटल कितने हो जाते हैं? 29। तो इसमें हुआ क्या कि 2019 में एक राज्य था आपका जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर को 2019 में क्या किया गया कि देखिए ये क्या था? पूर्ण राज्य था। ठीक। और इसे क्या किया गया कि जम्मू कश्मीर को विभाजित कर दिया गया और विभाजित कर करके 2 राज्य बनाया गया। एक बना जम्मू कश्मीर और एक बना आपका क्या? लद्दाख। और ये दोनों के दोनों राज्य जो यहाँ पे पूर्ण थे, तो ये क्या हो गए? अब ये हो गए केंद्र शासित राज्य। क्या हो गए? ये केंद्र शासित राज्य। तो जो ये 2019 में जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य था और इसे पूर्ण राज्य की श्रेणी से हटा दिया गया, विभाजित कर दिया गया। एक बना जम्मू कश्मीर, एक बना लद्दाख। और ये दोनों क्या थे? केंद्र शासित राज्य। अब ये केंद्र शासित राज्य जो थे, तो पहले 2019 तक कितने राज्य थे? 29। ये पूर्ण राज्य थे 29। ठीक, पूर्ण राज्य थे। और 7 क्या थे? केंद्र शासित प्रदेश। 7 राज्य थे। तो हुआ क्या? हुआ ये कि 29 में से एक राज्य निकाला गया, किसको? जम्मू कश्मीर को। तो 29 माइनस 1 बराबर कितना बचा? 28। और जम्मू कश्मीर को निकाल करके 2 राज्यों में बांटा गया। तो यहाँ पे पहले 7 था, पहले कितना था? 7 था। 2 राज्यों में बांटा गया तो कितना हो गया? 7 2 9 हो गया। ठीक। तो वर्तमान में 28 जो हैं वो पूर्ण राज्य हैं और 9 जो हैं क्या हैं? यूनियन टेरिटरी हैं, यानी केंद्र शासित राज्य हैं। ठीक।
अब आपसे ये पूछा जा सकता है, यहाँ जो क्वेश्चन बन, देखिए यहाँ से काफी क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, करंट के हिसाब से समझ लीजिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे? पहला ये पूछ सकता है कि वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या 28 केंद्र शासित राज्यों की संख्या 9। हाल ही में किसे राज्य की श्रेणी से हटाया गया? जम्मू कश्मीर। किसे केंद्र शासित राज्य में जोड़ा गया? तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित राज्य में जोड़ा गया। ये यहाँ से क्वेश्चन है। पहले कितनी थी? 29 पूर्ण राज्य थे और 7 क्या थे? केंद्र शासित। कब हुआ? तो ये हुआ 2019 में, ठीक। फिर यहाँ पे 2 काम और किए गए। एक किया गया 370, यानी आर्टिकल जो 370 इसे क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और एक आर्टिकल है आपका क्या? 35A, ये दोनों जम्मू कश्मीर के संबंध में है, इसको भी क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। हालांकि अभी आगे इसको जो पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 300, अब बात ये आता है कि ये पूछा किसे समाप्त किया, 370 और 35A को। बात आता है 370 में था क्या? तो देखिए 370 में J&K को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, ठीक। क्या दिया गया था? विशेष राज्य का दर्जा। और ये विशेष राज्य का दर्जा था क्या? वो ये था कि भारत का कोई भी विधि जब तक जम्मू कश्मीर की विधानसभा उसे पारित नहीं कर देती है, जब तक जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगा, तो इसे समाप्त कर दिया गया। अब ये 35A क्या है? 35A में ये था कि भारत का कोई नागरिक जो जम्मू कश्मीर के निवासियों को छोड़ करके, यानी जम्मू कश्मीर को छोड़ करके अन्य राज्य में निवास करने वाला कोई नागरिक जम्मू कश्मीर का अस्थायी निवासी नहीं हो सकता था। अस्थायी निवासी नहीं होने का मतलब कि वहाँ पे जमीन या ऐसी चीज़ें वो खरीद नहीं सकते थे, यानी वहाँ का अस्थायी निवासी नहीं हो सकता था। और इन दोनों को क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया, ठीक। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि हाल ही में किस अनुच्छेद, अभी देखिए जब से हटाया गया, कई सारे क्वेश्चनों में पूछा गया पेपरों में, 370 को हटाया गया, 35, इसमें क्या था? जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा था। और इसमें था कि जम्मू कश्मीर में भारत में अन्य राज्यों में रहने वाला कोई नागरिक जम्मू कश्मीर का स्थायी निवासी नहीं हो सकता था, ठीक। तो दोस्तों ये हमारे संविधान का भाग 1 था। आपको अगर पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करना मत भूलिए कि आपको वीडियो जो है वो कैसा लग रहा है। धन्यवाद।